इस समय देश में जो सियासी हालात हैं, उसमें लगातार कई सारी चीज़ों को लेकर के बदलाव देखे जा रहे हैं। तो चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उनकी जो रणनीतियाँ हैं, चूँकि ये चुनावी साल है, 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है, फिर अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है और उसके मद्देनज़र इस समय की जितनी भी सियासी एक्टिविटीज़ हैं, वो खासी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अभी वर्तमान में जब सरकार के द्वारा विशेष सत्र बुलाया गया संसद का, तो उसको लेकर के खूब चर्चा हुई। एक अलग टाइप का माहौल बनाने की कोशिश हुई मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा। लेकिन संसद का ये सत्र जो 5 दिनों के लिए बुलाया गया था, वो सरकार को 1 दिन पहले खत्म करना पड़ा। सरकार महिला आरक्षण का बिल लेकर के आई, लेकिन उस बिल पर जितनी ज्यादा चर्चा उसके समर्थन में हुई, सदन के बाहर की बात मैं कर रहा हूं, उससे कहीं ज्यादा उस पर सवाल उठाए जाने लग गए। उसको लेकर के कई सारी बातें कही जाने लग गई। इसके साथ साथ संविधान से छेड़छाड़ का आरोप लग गया, बिना चर्चा के उसमें बदलाव किए जाने का आरोप लग गया। और इन सबके बीच में जो सबसे बड़ा मुद्दा उठा, जो राहुल गांधी जिस तरीके से अपने भाषण में उन्होंने ओबीसी के मामले को उठाया और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद अगले दिन, और उसमें भी उस ओबीसी के मुद्दे को लेकर के सामने आए और ओबीसी के युवाओं से जिस तरीके से उन्होंने सवाल किया कि क्या ये जो चीजें हैं, जो हालात हैं, 5% की बात हो रही है, उन सारी चीजों से आप संतुष्ट हैं? उतना ही आपका हक है, उतनी ही हिस्सेदारी है। जाति जनगणना को लेकर के वो मुखर हुए। एक बार जैसे वो सदन में थे, वैसे सदन के बाहर प्रेस के बीच में आकर के भी मुखरता से उन्होंने बात की। तो इनसे जो अब सियासी समीकरण क्या बदलेंगे, क्या असर रहेगा, चाहे वो ओबीसी चुनाव का मुद्दा हो, महिला आरक्षण का मुद्दा हो, या नए संसद भवन में जाने की बात हो, इन सब का इस वर्तमान राजनीति पर कितना असर होगा, और इस असर का असर जो चुनाव पर होगा वो क्या होगा, इसको समझने के लिए आज हम कुछ सवालों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और हम इसको, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रविकांत सर हमारे साथ मौजूद हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, बेहद तीखी टिप्पणी करने वाले, सियासत की बारीक नजर रखने वाले सियासत पर। आज हम उनसे समझेंगे कि इस नए सियासी समीकरण से, नए सियासी हालात से आने वाली सियासत पर क्या असर पड़ेगा, क्या उसका असर रहेगा। रविकांत सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर, राहुल गांधी ने ओबीसी के मुद्दे को एक बार फिर से बड़ी हवा दी है और उस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उन्होंने उठाने का काम किया है। जिस तरीके से उन्होंने सदन के अंदर बात कही, फिर सदन के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही, तो इसका जो, इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देख रहे हैं, और इसका जो असर है, उस असर को आप कैसे देखते हैं? और साथ में एक सवाल मैं और ऐड कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से क्या ये मुद्दा महत्वपूर्ण है? इससे कोई फर्क भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पे पड़ेगा? रविकांत सर। धन्यवाद आरपी जी। देखिए, विशेष सत्र के पहले जिस तरह के माहौल बनाया गया था कि न जाने क्या होने जा रहा है, और खुदा पहाड़ निकली चूहिया, केवल महिला आरक्षण बिल, और वो उसमें भी आपने कब तक का प्रावधान किया? क्या 2027 में लागू होगा, 34 में लागू होगा, कब लागू होगा, ये किसी को कुछ भी नहीं पता। वो बन गया, कानून बन गया। अभी राष्ट्रपति जी का साइन होना है और विधानसभाओं से पास होना है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा से वो पास हो गया। अब इसको लेकर के सेलिब्रेशन चल रहा है, धन्यवाद मोदी जी चल रहा है, से मोदी है तो मुमकिन है, सारी कुछ चल रहा है। लेकिन जो विपक्ष ने सवाल उठाया, वे सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए, सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी। और उस पर राहुल गांधी जिस तरह से हमलावर हैं, उससे लगता है कि सरकार फंस गई। जो उसने सोचा था कि जितना उसको फायदा होगा, नो डाउट कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महिला कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है, उनको वोट वहां से मिला है, लेकिन महिला आरक्षण की वजह से उन्हें कोई लाभ हो पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि उससे ज्यादा जो, अगर हम मंडल कमीशन की ही बात करें तो 52% ओबीसी है 31 के अनुसार। वो 52% क्या नाराज नहीं होगा इससे कि आपने आरक्षण दिया, लेकिन हमको तो आपने झुंझुना पकड़ा दिया है, और समूची महिलाओं को ही झुंझुना है, क्योंकि वो कब लागू होगा किसी को कुछ नहीं पता है। तो एक तो वो फंस गई है, और दूसरा नैरेटिव उसके हाथ से निकल गया है। जहां इसके पहले आप देखिएगा कि सनातन का इश्यू चल रहा था, लगातार
सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमलावर था। इंडिया अलायंस लगा था जैसे पिछड़ रहा है, आपने इंडिया की जगह वो भारत किया, ये सब किया, सारी नौटंकी हुई। लेकिन सोशल जस्टिस का इशू जो चाहिए था विपक्ष को, वो पकड़ में उसके आ गया। और इसी बिल के सहारे अब पूरा ओबीसी की पॉलिटिक्स हो रही है। राहुल गांधी जिस तरह से मुखर हो रहे हैं, उससे लग रहा है कि आपने विपक्ष के हाथ में दे दिया है, वो मौका दे दिया है। और मोदी के तरकश में अब कोई तीर बचा नहीं है। ये तीर जो उन्होंने तराश करके निकाला था, ये उल्टी दिशा में आ गया और खुद उनको ही वो चोट पहुंचा गया। तो इससे माहौल जो है वो इंडिया अलायंस के पक्ष में चला गया है। राहुल गांधी की छवि और ज्यादा सोशल जस्टिस के समर्थक के तौर पर उभर रही है। सोनिया गांधी ने भी उतनी ही मजबूती के साथ चीजों को रखा है। तो मुझे लगता है कि नैरेटिव के स्तर पर भी और मुद्दे के स्तर पर भी और विपक्ष को मौका मिलने के स्तर पर भी ये जो विशेष सत्र था वो विपक्ष के साथ चला गया है। उसका असर जो है विपक्ष के लिए होने जा रहा है। सत्ता पक्ष को इसको मुझे नहीं लगता है कि कोई उसका असर होगा, क्योंकि 2 दिन बाद वो धन्यवाद मोदी खत्म हो जाएगा। जी सर, सत्र 5 दिन के लिए बुलाया गया, खूब माहौल बनाया गया, 5 दिनों का बहुत माहौल बनाया गया था। कई सारी योजना, कई सारे जो है बिल लाने की बात हुई, लेकिन लाया केवल एक बिल गया। तो क्या ये जो बाकी बिल जिनकी चर्चा हो रही थी वो केवल मीडिया का सिगुफा था, या जो जिस तरीके का असर महिला आरक्षण बिल का रहा उसके चलते शायद सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए? नहीं, मुझे लगता है कि सिर्फ इतनी भर की तैयारी थी, बाकी तो सरकार बहुत डरी हुई है। वो क्या लेकर, समान नागरिक संहिता वाला लेकर के आते तो उस पे मुस्लिम की तरफ देख रहे हैं मोदी जी कि पसमानदा मुस्लिम शायद हमको मिल जाएगा, तो वो वहां से भयभीत थे कि वो काम नहीं कर सकते थे। इसके अलावा और उनके हाथ में क्या था? अभी एक जरूर मुद्दा है अभी उनके पास कि वो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को टेबल कर सकते हैं और उसमें ओबीसी को विभाजित कर सकते हैं, क्योंकि अति पिछड़ा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, उसके मुखौटों को लेकर के उन्होंने राजनीति की, लेकिन वो भी उन्होंने इस सत्र में नहीं किया। तो केवल एक कि हम किसी तरीके से इमेज को दुरुस्त कर लें, क्योंकि मणिपुर की महिलाओं के साथ जो हुआ, दिल्ली के ही उसी पार्लियामेंट के पड़ोस में जो महिला पहलवानों के साथ उनके ही सांसद ने जो किया था, उस पर जो यौन उत्पीड़न के आरोप लगे, तो मोदी की जो छवि थी वो बहुत महिला विरोधी हो गई थी। उस छवि को किसी तरीके से वो धो पहुंच करके दुरुस्त करना चाहते थे, और महिलाओं को हमने ये कानून दिया है ये साबित करने के लिए उन्होंने ये बिल पेश किया। लेकिन ओबीसी के इशू ने उन्हें बैकफुट पर ले जा करके खड़ा कर दिया और विपक्ष को पूरा अवसर दे दिया। जी, महिला आरक्षण को लेकर के सर बात हुई। महिला आरक्षण बिल भारतीय जनता पार्टी, अब आप जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि अब वो मोदी है तो मुमकिन है, और लगातार उस जैसे पहले एक बार G20 को लेकर स्वागत करवाए, अब महिला आरक्षण को लेकर के स्वागत उनका हो रहा है। फिर से जो है उसी तरीके से, अब चूंकि और चीजें बची नहीं जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन सर, महिला आरक्षण पर इतना ढिंढोरा पीट दिया गया, ठीक है, महिलाओं की स्थिति में क्या इससे कोई बदलाव होगा? महिला आरक्षण लेकर के आया गया, तात्कालिक इसका सर क्या फायदा महिलाओं को दिख रहा है, और क्या भविष्य में इसका कोई फायदा मिलता हुआ दिखेगा आपको? भविष्य उसको, महिलाओं को वाकई कोई फायदा होगा इससे? फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। आपने जो कानून बनाया उसमें ही प्रावधान है कि जनगणना और परिसीमन के बाद ये लागू होगा। तो जनगणना तो होनी चाहिए थी 21 में, अभी तक आपने कराई नहीं। तो इस चुनाव में तो आप इसके साथ जाएंगे नहीं जिसका आप फायदा उठाना चाहते हैं। हाँ, वही है कि प्रचार में तो मोदी जी बहुत माहिर हैं। अब वो मेज पीट पीट करके कहेंगे, और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है और कई बार दुख भी होता है कि जिसने कुछ किया ही नहीं वो महिलाओं के जरिए इस तरह का धन्यवाद करवा रहा है। मतलब आप जिस तरह से अपनी महामानव की छवि बना रहे हैं, वो तो भारत की अगर आप दर्शन को भी ले लेना तो वो व्यक्ति कभी नहीं करते। इतनी अहमन्यता ठीक नहीं मानी जाती है भारत की जमीन पर, भारत के अध्यात्म में, भारत की सामाजिक स्थिति में। लेकिन वो जिस आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं वो बेहद पितृसत्तात्मक और बेहद वर्णवादी, तो वो उस आइडियोलॉजी से वो ये सब करवा रहे हैं। वो अपने आप को
भगवान और देवता और ये सब अवतार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये डेमोक्रेसी है, इसमें एक एक मत का अपना मतलब है। तो जो आप दे ही नहीं रहे हैं उस पे आप फायदा कैसे ले सकते हैं? ये एक तरह से पोस्ट डेटेड चेक है। तो जब कुछ मिलना ही नहीं है तो फिर वो क्यों आपको पसंद करेगा, क्यों आपको वोट करेगा? तो मुझे नहीं लगता, भविष्य में ये तो उसका तो उल्टा असर हो सकता है। सर, भविष्य में भी इससे कोई फायदा महिलाओं को मिलता हुआ देखा जा पाएगा, ऐसा जो जो बिल लेकर के आएगी? डेफिनेटली जब वो लागू होगा तो ऑब्वियस है कि उसका फायदा होगा, लेकिन कब होगा सवाल तो ये है। उसमें डेट भी नहीं दी है कि आप ये कहते हैं कि हम 2027 में करेंगे। अब आपने कहा कि पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन में वो सीटें तय होंगी, और इधर जो आपने एससी एसटी को दिया है वो उन्हीं सीटों में से, तो आपने तो एससी एसटी को भी बाहर कर दिया एक तरह से। आप दे क्या रहे हैं? जी। जैसा कि सर आपने भी ये चीज कही कि इसका तात्कालिक लाभ उनको क्या मिलेगा जब इस तरीके से चीजें हुई। एक सर आरोप इसी के समानांतर उनके ऊपर लगाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से अभी अडानी पर रिपोर्ट आई, जिस तरीके से अभी सीएजी की रिपोर्ट आई, ये जो सारे मुद्दे थे, ये जो सारे खुलासे थे, वो सरकार के लिए बड़ी मुसीबत थे। और ये शायद जो कंडीशन लाई गई वो मेन इसीलिए विशेष सत्र बुलाया गया, ताकि चर्चा में विशेष सत्र आ जाए और ये सारे मुद्दे गौड़ हो जाएं, सारी चीजें किनारे हो जाए। भाई विशेष सत्र बुलाया जाएगा, मीडिया के द्वारा हवा बनाई जाएगी, तो जाहिर सी बात है हर आदमी का ध्यान वहां पर जाएगा। तो क्या सरकार जो करना चाहती थी उसमें कामयाब हो गई है? हाँ, ये बात जरूर है, क्योंकि विशेष सत्र का शगुफा किस दिन आया? जब मुंबई में इंडिया अलायंस की बैठक का दूसरा दिन था और जो कार्य योजना तैयार हुई थी, जिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, और डेफिनेटली मीडिया जो हेडलाइन होती वो इंडिया अलायंस पर केंद्रित होती, लेकिन दोपहर के ठीक बाद जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उनका ट्वीट आ जाना कि विशेष सत्र का आयोजन फला फला डेट से फला तक होना है, और शाम होते होते वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो जाना। तो ये मीडिया के हेडलाइन मैनेजमेंट का तरीका था उस समय। और इस बीच में जो हुआ कि आप एक उपलब्धि के तौर पर पेश कर रहे हैं कि हमने आधी दुनिया के लिए ये वाला अधिकार दे दिया है, लेकिन उन सवालों पर जरूर तालाबंदी करने में वो सफल हुए हैं, या उनको चर्चे से बाहर करने में वो सफल हुए हैं। जो सवाल बेहद बुनियादी और सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, नरेंद्र मोदी के अपने दोस्त पर आरोप लग रहे हैं, फिर उनके रिश्ते के बारे में पूछा जा रहा है, तो जाहिर तौर पर इससे तो सरकार ने अपने आप को बचा लिया है। लेकिन क्या ये सवाल अभी होंगे, या ये तो अभी जीवित है सवाल? सवाल इससे खत्म नहीं हो जाते। राहुल गांधी आज ओबीसी का इशू उठा रहे हैं, कल वो फिर से अडानी के इशू को उठाएंगे, और जो कैग की रिपोर्ट आ रही है उन पर फिर से चर्चा होगी। तो मोदी जी जो अभी कर रहे हैं, मीडिया हेडलाइन मैनेजमेंट तो हो रहा है, लेकिन वो 2 दिन से ज्यादा टिक नहीं रहा। इंडिया बनाम भारत आपने किया, 2 दिन से ज्यादा नहीं चला। सनातन वाला इशू किया, गोदी मीडिया पर भरमार थी, लेकिन वो भी नहीं टिक पा रहा था। तो अपने आप वो खत्म हो रहा है, और इससे फायदा जो दिख रहा है मुझे, वो जो वोट का फायदा है वो चला जा रहा है इंडिया अलायंस के खाते में, क्योंकि ओबीसी सबसे बड़ा इशू है, और सनातन बनाम जो पॉलिटिक्स होने जा रही है वो सोशल जस्टिस की हो रही है। तो उसमें कामयाबी विपक्ष को मिल गई है, लेकिन इन प्रश्नों पर सन्नाटा हो जाए, इसमें कामयाबी जरूर मोदी सरकार को मिली। जी। आप कह रहे हैं हेडलाइन मैनेजमेंट की बात कह रहे हैं सर, लेकिन अभी एक हालिया उदाहरण अगर लिया जाए तो वो एक दूसरी तरफ इशारा करने लग जाता है। सर, इंडिया बनाम भारत की एक लड़ाई शुरुआत की गई, कहा गया भाई वो प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर दिया गया, इंडिया हटा दिया गया। फिर उसके बाद खूब हो हल्ला मचा कि वो संविधान बदलना चाहते हैं, संविधान में से इंडिया हटा रहे हैं और ये सारी चीजें। फिर सवाल उठाया गया कि आपकी तमाम जो योजनाएं थी उसमें आपने इंडिया नाम दे रखा और ये सब चीजें। लेकिन अभी जब संविधान की प्रतियां सारे सांसदों को बांटी गई, उसमें से दो शब्द गायब थे, सोशलिस्ट और सेक्युलर। तो ये जो शब्द गायब किए गए, तो जाहिर सी बात है कि सरकार भी ये जानती थी कि जब हम ये प्रतियां देंगे तो फिर इसको लेकर के सवाल विपक्ष उठाएगा। तो जो इंडिया बनाम भारत की लड़ाई का मुद्दा एक तरीके से दूसरे मुद्दों के चलते बेहद नीचे दब गया था, वो वापस सरकार ने फिर से जिंदा कर दिया। तो क्या सरकार की ये अनजाने में चीजें ये हुई, शब्द इस तरीके से गायब हो गए, या जानबूझ करके सरकार ने इस चीज को किया कि मुद्दे जो है वो अगर ये महिला आरक्षण बिल का जब मुद्दा खत्म हो तो फिर विपक्ष के द्वारा ये सेकुलर और
सोशलिस्ट का मुद्दा लेकर के आगे बढ़ा जाए। मुद्दा कुल मिलाकर के इसी को बनाया जाए, जो मेन मुद्दे जीवन के हैं उससे उसको सामने ना आने दिया जाए। डेफिनेटली, लेकिन इसमें दोनों चीजें हैं। एक तो आइडियोलॉजी का सवाल भी है। देखिए, इन्होंने एक पहली बात तो यह है कि आरएसएस ने कभी संविधान को ही नहीं पसंद किया। अगर आप 30 नवंबर 1949 का ऑर्गेनाइजर का लेख देखें तो उसमें सीधे तौर पर यह कहा गया है कि ये जो संविधान है उसमें कुछ भी भारतीय नहीं है, क्योंकि उसमें मनु के विधान नहीं है। तो उन्होंने पहले से ही नहीं पसंद किया, और उसके बाद सेकुलर और सोशलिस्ट शब्दों को तो कतई पसंद नहीं किया। अरुण शौरी को आप याद कीजिए, लगातार उन्होंने इस पर हमला किया है, और वो उनका ये कहना है कि साहब ये तो जो मूल संविधान है उसमें ये शब्द थे ही नहीं। तो लेकिन उसकी जो मूल भावना है वो इन सवालों को अपने आप खड़ा करती है, उन सवालों को पहले से ही एक तरह से वो उसकी बुनियाद में है, तो उसको हटाने से ये नहीं होगा। लेकिन हाँ, विवाद को वो जन्म देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि फिर इस पर ये बहस होने लगे, तो सेकुलर शब्द पर जब बहस होगी तो उनको फायदा मिलेगा। लेकिन विपक्ष ने उसको उतने जोर शोर से नहीं उठाया, शायद यही सोच करके कि सेकुलर पर हमें बहस नहीं करनी है, क्योंकि वैसे भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि संविधान के जो मूल भावना है उससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। तो आपने प्रतियां बांटनी चला गया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सवाल उन मूल जो इश्यूज हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का, इन इश्यूज को उठाना जरूरी है। और उस पर जो विपक्ष इसमें कार्ड चल रहा है वो है जाति का, ओबीसी का। और मैं जिस बात को बार बार कहता हूं कि जो नरेंद्र मोदी की जीत का जो कारण है वो दरअसल कास्ट पॉलिटिक्स है, बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग है, और उसी से मात देना चाहता है विपक्ष। वो जानता है कि आप ठीक है, आप बांट दिए आपने प्रतियां, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हमने ओबीसी को और एससी को, एसटी को ठीक ढंग से एड्रेस कर लिया तो फिर हम संविधान की रक्षा भी कर सकेंगे, चुनाव भी जीत सकेंगे, और उसके बाद ये जो प्रतियां बांटी गई हैं वो बेमानी हो जाएंगी। जी, अब भले ही संविधान में सर भरोसा ना हो, पर बाटी संविधान की प्रतियां ही गई। ठीक उसी तरीके से जैसे गांधी भले ही पसंद ना हो, लेकिन दुनिया में कहीं भी जाने पर गांधी को नमन करना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे भले ही नेहरू पसंद ना हो, लेकिन सदन में जब आप खड़े होते हैं तो विरासत की बात करनी पड़ती है, नेहरू के कामों को आगे बढ़ाए जाने की बात कहनी पड़ती है। सर उसी तरीके से क्या अब जब उस दिन प्रधानमंत्री कह रहे थे तो भाई तमाम सारी उन्होंने बातें कही, उन्होंने कहा कि बहुत उल्लास का दिन है, एक नई जगह पर नई परंपराएं होनी चाहिए। सर ये सवाल क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आता है? और सीधा सवाल मेरा ये कि क्या सर भवन बदलने से मन बदलेगा? नहीं नहीं, कतई नहीं। देखिए, बार बार डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। और जो आपने कहा ना कि गांधी जी के बारे में आपको कहना पड़ता है, बुद्ध के बारे में कहना पड़ता है, इससे बड़ी विडंबना और कुछ नहीं हो सकती है कि आपके दिल में गॉड से है लेकिन आपको माला गांधी जी को पहनानी पड़ती है। जो दर्द होता होगा वो हम महसूस कर सकते हैं। ठीक वैसे ही संविधान जो आपको नहीं पसंद है और आप उसके सामने आप साष्टांग करते हैं, पार्लियामेंट में और लोकतंत्र में आपका विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी आप ढोंग करते हैं, तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि इस देश के 90 साल के स्वाधीनता आंदोलन ने जो बुनियाद रखी और 60-70 साल की जो सरकारें रही हैं उन्होंने जो परंपराएं दी हैं उस पे तो आपको चलना ही पड़ेगा, क्योंकि अब लोगों को लोकतंत्र और अधिकार इस सब में पूरा भरोसा हो गया है और इसको वो प्रैक्टिस करके अपनी उन्नति और अपना सशक्तिकरण करते हुए देख रहे हैं, चाहे वो दलित हों, महिलाएं हों। और इसीलिए वो महिला आरक्षण बिल लेकर के आए। उनको पता है ना कि अधिकारों के जरिए ज्यादा लोग डेमोक्रेसी में भरोसा कर रहे हैं और जो उनके लिए कर रहा है तो उसको वो ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन ये भी है कि आपने तो झुंझुना पकड़ा है, आपने दिया तो कुछ है नहीं, तो उसका तो जरूर नुकसान होगा। हाँ, ये जरूर है कि उसको कैसे विपक्ष रेखांकित करता है, और राहुल गांधी जो कर रहे हैं मुझे लगता है कि वो बात वहां तक पहुंच रही है, तो लोगों का मन नहीं बदलने वाला है। या जो आपने किया वो ना तो पार्लियामेंट बदलने से होगा, ना रोज 3 ड्रेस बदलते हैं उससे कुछ होगा। लोगों की जो महंगाई की मार है, जो बेरोजगारी की मार है, उससे लोग रूबरू हो रहे हैं और उससे लहूलुहान हो रहे हैं। मणिपुर में क्या हो रहा है? आप महिलाओं की बात करते हैं, देश की राष्ट्रवाद की बात करते हैं, कश्मीर में क्या हो रहा है? 3-3 जवान शहीद हो रहे हैं। ये सवाल तो पूछे जाएंगे। आज ही चाइना ने अरुणाचल के खिलाड़ियों को रोक दिया है, तो आप क्या कर पा रहे हैं? बहुत किया आपने, तो खेल मंत्री आपके नहीं जा रहे हैं, लेकिन लाल लाल आंखें आपको कहाँ गई जो आप दिखाते थे कि हम करेंगे? सारी विदेश नीति का तुम कबाड़ा हो गया है। कनाडा से आपने एक तरह से दुश्मनी ले ली है, जिससे
पहले कभी कोई इस तरह की बातें नहीं रही हैं। तो ये चारों खाने फेल होने वाली सरकार है। हाँ, ये है कि वो मज़मा लगाने में वो जैसे वो खिलाड़ी होता है, वो जादूगर होता है, वो सब करने में ये बहुत माहिर है। लेकिन कितने दिन, कितनी बार, ये सवाल सबसे ज़्यादा मौजू है। और अब मुझे लगता है कि लोग जान गए हैं, इसीलिए आप देखिएगा जिस जिस दिन मोदी जी बोल रहे थे, 3 चैनलों का मैं देख रहा हूँ, किसी पर 250 लोग देख रहे थे, किसी पर 350 लोग देख रहे थे। तो मोदी जी को अब ना लोग सुनना पसंद कर रहे हैं, ना देखना पसंद कर रहे हैं, और वही उनके ट्रम्प कार्ड है। और जी अगर वो नहीं चलते हैं तो फिर बीजेपी का क्या होगा, ये हम लोग बखूबी जानते हैं। जी निश्चित तौर पर ये सारी चीज़ें लोगों के हित में हो, सरकार को इसके लिए अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जो सियासी दल हैं वो लोगों की बात करें, लोगों के हिसाब से बात करें, जो हमारे संविधान के मूल में है और जो हमारी संस्कृति और सनातन के मूल में है, हमें उस पर लौटना होगा, तभी शायद हम आगे बढ़ पाएंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस महत्वपूर्ण अपनी विचार देने के लिए और इतनी आसान भाषा में इन चीज़ों को समझाने के लिए। शुक्रिया सर।